हुमाकोट को 90 करोड़ की योजना की सौगात, सीएम धामी ने किया लोकार्पण और शिलान्यास। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड का दौरा, 14 दिसंबर को काशीपुर में करेंगे विशाल जनसभा को संबोधित। विधानसभा में हुई भाजपा की विधानमंडल दल की बैठक, विजय संकल्प रैली पर हुआ मंथन, नेताओं को सौंपी गई जिम्मेदारी। किसानों की घर वापसी आंदोलन से लौटे उत्तराखंड के अन्नदाता, बॉर्डर पर किसानों पर हुई पुष्प वर्षा, किसानों ने डीजे पर किया डांस। एम्स की स्वास्थ्य व्यवस्था से नाराज हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन सिंह, कहा बेहतर उपचार की नहीं है व्यवस्था, मरीजों में साथ नहीं हो रहा अच्छा व्यवहार। कुंभ कोरोना टेस्ट में फर्जीवाड़ा आया सामने, एक के बाद एक कर खुल रही कई परतें, भुगतान को लगाए गए थे 1 लाख के फर्जी बिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल 14 दिसंबर को काशीपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। केजरीवाल यहां कार्यकर्ताओं में भी आगामी चुनावों को लेकर जोश भरने का काम करते हुए पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए आ रहे हैं। चुनावी कैंपेनिंग के अध्यक्ष दीपक बाली ने आज पत्रकारिता वार्ता करते हुए जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि आप सुप्रीमो को ये 5वां जो है दौरा है, इसमें उत्तराखंड की जनता को और तोहफे के रूप में कई घोषणाएं सीएम कर सकते हैं। लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको पता ही है कि ये दौरा 11 दिसंबर को होने वाला था, लेकिन हमारे भारत की सेना के सर्वोच्च पद पर आसीन हमारे जनरल रावत साहब के आकस्मिक निधन के कारण इस दौरे को स्थगित किया गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये निर्णय लिया था कि आगामी 3 दिन जो है वो राज्य में किसी भी तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद ये 14 दिसंबर की जो तारीख है वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी के दौरे को लेकर फाइनल हुई है और तैयारियां लगभग सब पूरी हो चुकी हैं और अपार जन समर्थन मिल रहा है। और रामलीला ग्राउंड में 14 दिसंबर को काशीपुर के रामलीला ग्राउंड में 1 बजे माननीय अरविंद केजरीवाल जी जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड की विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में विशेषाधिकार हनन के मामले में जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने नियम 310 के तहत सदन में महंगाई के मुद्दे को चर्चा के लिए उठाया। हालांकि पीठ द्वारा इसे नियम 58 के तहत सुनने से स्वीकार किया गया। इसके बाद सदन में विपक्ष के विधायक काजी निजामुद्दीन ने सदन में विशेषाधिकार हनन के नोटिस के तहत रोजगार को लेकर सरकार के आंकड़ों में भिन्नता के मुद्दे को उठाया और इस पर पीठ से विनिश्चय देने की मांग की। विषय हो नहीं सकता। सरकार पूरी तरीके से असहज की स्थिति में है और हमारे विधायक चाहे धामी जी हो, चाहे मनोज रावत जी हो या बहन ममता राकेश हो, उन्होंने भी जो है सदन के अंदर खड़े होकर के कहा कि हमारा भी जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव था उस पर सरकार द्वारा या पीठ द्वारा क्या कार्रवाई की गई। बड़े खेद का विषय है, हम सदन में बैठ करके इस प्रदेश के भविष्य निर्माण की बात करते हैं, लेकिन सदन में बैठे हुए लोगों का जिस तरीके से विशेषाधिकार हनन हो रहा है वो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। स्वयं विधानसभा के उपाध्यक्ष जो विशेषाधिकार हनन समिति के अध्यक्ष हैं, उनका जो है विशेषाधिकार हनन होता है। पार्टी की सरकार प्रदेश में काबिज है, उस सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही सामने देखने को अब मिली है
विशेषाधिकार हनन के जब भी जो प्रस्ताव आए होंगे उस पर पूर्व में पीठ ने जो सरकार को निर्देश दिए हैं उन पर भी कोई अमल आज तक नहीं किया गया। इससे ये साबित होता है कि वर्तमान सरकार का पीठ पर भी विश्वास नहीं। वो किस तरह का काम कर रही है ये आज की इस घटनाक्रम से परिलक्षित होता है। मैं समझता हूं जो स्थिति आज पैदा हुई है सदन के अंदर, ऐसी स्थिति इतिहास में किसी दूसरे सदन में आज तक पैदा नहीं हुई होगी। इसको समझ करके आज सब लोग समझ सकते हैं किस तरह की लापरवाही के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और जो स्थिति पैदा हुई है उस स्थिति को पैदा लाने में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। अध्यक्ष जी ने बताया है कि समिति गठित हुई है, उसके सदस्यों के नाम भी बताए हैं, लेकिन मामले रिफर शायद नहीं किए गए हैं। इस पर विपक्ष अड़ा हुआ है और हमारे लोग भी 2-3 लोगों ने अपनी बात कही है और ये सदन है, विधायकों का सदन है। अपनी बात, अपने अधिकारों की बात इस कहने में कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग अपनी बात कहें और निर्णय माननीय पीठ को लेना है। जैसा निर्णय होगा वैसी कार्रवाई सरकार करेगी। सर, जनसंपर्क अधिकारी पर भी कार्रवाई की गई है। जनसंपर्क अधिकारी पर चर्चा आई है कल और उसको दिखवाने के लिए कहा गया है। अगर वो वास्तव में ऐसा है तो फिर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक है वो उसमें जो भी निर्णय लेना चाहेंगे लेंगे। खबर ऋषिकेश से है, जहां एम्स उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के मरीजों के लिए उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थापित किया गया ताकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के लोगों को बेहतर उपचार ऋषिकेश एम्स में मिल सके। लेकिन एम्स के अनुरूप स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी न होने के कारण एम्स में उपचार के लिए पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन सिंह गांववासी ने एम्स प्रशासन और डॉक्टरों के दुर्व्यवहार से नाराज होकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। मोहन सिंह का कहना है कि एम्स प्रशासन ने मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और ना ही कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं सही तरीके से नहीं दी जा रही। पूर्व काबीना मंत्री आदरणीय श्रीमान मोहन सिंह रावत गांववासी जी स्वास्थ्य खराब होने की वजह से विधानसभा सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। जहां विपक्ष ने विधानसभा सत्र के दौरान सदन में खनन के मुद्दे को लेकर हंगामा किया, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत खनन के मुद्दे को लेकर विधानसभा के बाहर मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में खनन का व्यापार पुरजोर तरीके से चल रहा है। मैंने 12 नदियों का और करीब 22 गधेरों के क्षेत्रों को देखा जहां खुलेआम खनन हो रहा है। किसी के पास परमिट है नहीं है भगवान जाने। जेसीबीज लगाई गई हैं, पोकलैंड लगाई गई है। दूर दराज के छोटे छोटे जो ग्रामीण रास्ते हैं उनमें भी ट्रॉलर, बड़े बड़े वो कंटेनर, वो उनमें बजरी ढोई जा रही है। कोई देखने वाला नहीं है, पुलिस फोर्स देखने वाली नहीं है। फॉरेस्ट के अधिकारियों से पूछने पर वो कहते हैं हमने कोई अनुमति नहीं दी है। पुलिस के अधिकारी पीठ फेर लेते हैं और यदि बहुत कहो तो हाथ जोड़ देते हैं। तो इस राज्य के अंदर कोई शक्ति तो है जो खुला खनन करवा रही है, खुली हमारी प्राकृतिक संपदा को लूट रही है। अब मुझे तो बड़ा ताजुब हो रहा है कि अब वो उनको इस बार जो है तकलीफ हो रही है, लेकिन हरीश भाई के समय में मैं सोचता हूँ जिस तरह खनन व्यवसाय और वो भी अवैध खनन, एक तो लीगली खनन हुआ और वो लीगली तो होना चाहिए। अगर लीगली खनन नहीं होगा तो नदियों का लेवल ऊंचा हो जाएगा, हमारे घर विकास के काम अवरुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि सड़कें बनेंगी तो सड़क बनेगी तो रेत बजरी चाहिए, कंक्रीट चाहिए। कोई विकास काम, पेयजल योजना बननी है, स्कूल बनना है, सड़क बननी है, बिजली की लाइनें जानी है, सब जगह रेत बजरी चाहिए। विकास की कल्पना बिना रेत बजरी के विकास की कल्पना नहीं हो सकती है। तो ये लीगली होना चाहिए
लेकिन सबसे ज्यादा इलीगल पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा अवैध खनन अगर किसी के कार्यकाल में हुआ है तो मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आप खुद समझदार हो कि किसके कार्यकाल में, और ये मैं जनता के ऊपर छोड़ दे रहा हूं। आगामी 16 दिसंबर को राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर होंगे। देहरादून स्थित परेड ग्राउंड से जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस तैयारियों में जुट चुकी है। माना जा रहा है कि 4 दिसंबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से ज्यादा भीड़ राहुल की रैली में जुटाने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। प्रदेश में जिस तरह हर 5 साल में सरकार बदलती रही है, उससे कांग्रेस को उम्मीद है कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है और उत्तराखंड में इस बार कांग्रेस बाजी मारेगी। घर जाएंगे तभी लोग आ पाएंगे, और अगर हम घर नहीं गए तो तब लोग अलग दिखता है माहौल। और फिर यहाँ से वहाँ तक अगर आप जाएंगे तो यही माहौल काफी कौन करता है, क्योंकि प्रेस भी होती है, सब कुछ होता है, और फिर लोगों में उत्साह नहीं। आप कैसी कोशिश है कि मैंने राहुल गांधी जी 16 तारीख को देहरादून के परेड ग्राउंड में पधार रहे हैं और हमारी विधानसभा परेड ग्राउंड में ही आती है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अधिक से अधिक संख्या में लोगों को लेकर पहुंचें, उनके विचारों को सुनें। और ये जो महंगाई, बेरोजगारी और ये झूठ वाली सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने का जो हम काम करेंगे, कांग्रेस काम करेगी, उसी को सफल बनाने में हम लोग आज एक यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। और इससे पूर्व में भी हमने वार्डो बाई वार्ड में बैठक करी है। तो हम लोग चाहते हैं कि अधिकांश लोग इस रैली में शिरकत करें और रैली को सफल बनाएं। खबर विकास नगर से है, जहां सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित अन्य सैन्य कर्मियों की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत पर कांग्रेस नेता राजेश धर्माणी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अचानक हुए इस हादसे ने देश को झकझोर कर रख दिया, जिससे हर कोई आहत है। वहीं उन्होंने कहा कि एडवांस हेलीकॉप्टर इस तरह हादसा होना कई सवाल भी पैदा कर रहा है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये अत्यंत दुखद घटना थी और पूरा देश इस समाचार को सुनकर जो था वो दुखी हुआ, क्योंकि सेना का जो हमारा जनरल है और ये तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस थे, तो निश्चित तौर पे एक बड़ा धक्का जो है सबको लगा, क्योंकि जो सबकी सुरक्षा की जिम्मेवारी जिनके ऊपर थी, उनकी सुरक्षा जो है नहीं हो पाई। और एक एडवांस हेलीकॉप्टर जिसके हम सोचते थे कि इसमें किसी तरह की कोई तकनीकी खराबी नहीं आ सकती है, लेकिन वो जिस तरह से क्रैश हुआ, उसके आवश्यक तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि इसकी जांच होनी चाहिए, गहनता से जांच होनी चाहिए। और कहीं अगर कहीं ऐसा ना हो कि कहीं फाउल प्ले कुछ ऐसा हुआ हो, कोई षड्यंत्र हो, तो ये बहुत ही दुखदायी घटना रही है और पूरा देश इससे स्तब्ध है, इस घटना से आहत है। खबर कानपुर से है, जहां 1857 का स्वतंत्रता संग्राम केवल सैनिकों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये एक समग्र क्रांति थी। स्वतंत्रता संग्राम की बहुत सारी घटनाएं इतिहास में दर्ज नहीं हो पाई, क्योंकि अंग्रेजों ने इस क्रांति को एक सैनिक विद्रोह के रूप में दर्ज कराने का प्रयास किया। चमनलाल महाविद्यालय लंढौरा में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस दौरान भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव प्रोफेसर ने हमारे इतिहास के पुनर्निर्माण की आवश्यकता को बताया, जिसके लिए हमें पश्चिमी इतिहासकारों के आकर्षण से बचकर लोकल एवं रीजनल स्तर पर काम करना चाहिए। और बारन हेस्टिंग्स का पूरा जीवन कहते हैं, बारन हेस्टिंग्स सन्यासी। देखिए, इस समय आपको पता है कि भारत अपनी 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ को मना रहा है अमृत महोत्सव के रूप में, और उसी अनुक्रम में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद समग्र देश में अनेकों इस प्रकार की राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सेमिनार कर रही है अपने वित्तीय पोषण में। उसमें से एक का यहाँ पर आज आयोजन हुआ। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं और विषय आ रहा है निकल कर कि भारतीय स्वतंत्रता का जो समग्र इतिहास है उस पर एक मंथन करने की आवश्यकता है। उसी परिप्रेक्ष्य में 1857 की इस महत्वपूर्ण क्रांति को एक विद्रोह के रूप में स्थापित किया। जो आज यहाँ ये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही है,
ये 1857 की जो जनक्रांति थी उसके अनछुए पहलू, यानी कि ऐसी घटनाएं, ऐसे नायक, ऐसे ग्राम जिनकी बहुत बड़ी शहादत इस घटना में हुई लेकिन उनको इतिहास में नहीं वो आ पाई, दर्ज नहीं हो पाई वो घटनाएं, उनको उजागर करना, उनको आम समाज के सामने लाना, आम जनता की 1857 की जनक्रांति में क्या सहभागिता थी उसको प्रकाश में लाना जो है इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्देश्य है। हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस विपिन रावत व उनकी पत्नी सहित 13 लोगों के निधन पर लाल कुआं विधायक विधानसभा क्षेत्र के अम्बेडकर नगर वार्ड में वरिष्ठ भाजपा नेता पवन चौहान के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने मोमबत्ती जलाकर व मौन रखकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इस मौके पर पवन चौहान ने कहा, सीडीएस रावत शौर्य पुरुष थे, उनकी वीरता व साहस के किस्से सदैव याद किए जाएंगे। एक-एक करके रख दो। भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वो हमारे एक ऐसे महान रतन थे विपिन रावत जी, जिन्होंने एक एक अपना शरीर का अंग और शरीर का एक एक खून कतरा पूरा इस देश के लिए लगाया था। आदरणीय मोदी जी विपिन रावत जी की योग्यता के अनुसार उनको एक महत्वपूर्ण पद दे रखा था, जो कि पहली बार हुआ था और उन्होंने अपनी योग्यता को दर्शाया भी। हम बहुत सब दुखी हैं इस भारतवर्ष के लोग, क्योंकि विपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी और अन्य हमारे अधिकारीगण जो दिवंगत हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। हम उनके परिवारों को के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं उनको ईश्वर शक्ति दे, और विशेषकर उत्तराखंड के लिए भी बहुत क्षति हम लोगों की हुई है। और यहाँ पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विश्व पटल पर अपनी नई पहचान कायम करता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्र के साथ आगे बढ़ता ये योगी राज का नया उत्तर प्रदेश है। प्रदेश में गरीब के सिर पर पक्की छत है, निर्बाध बिजली का उजाला गांव को रोशन कर रहा है। रसोई में धुएं से निजात दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना से एलपीजी गैस कनेक्शन योगी सरकार की ईमानदार सोच और दमदार काम से ही संभव हो पाया। मान सम्मान, सिर उठाकर चलने का अभिमान, ये है नए भारत के बदलते उत्तर प्रदेश की पहचान। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। सबसे पहली टीम टेक अप। आपका आइडिया है एक लो कॉस्ट कंप्यूटर बनाना। यस एक कस्टमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया सर, जिसको मतलब हम सस्ते से सस्ते पीसी में भी चलाएं तो ये मतलब बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। कितना परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया? हम लोगों ने मतलब एस्टिमेट किया 200% परफॉर्मेंस इंक्रीज है। स्पीड डबल हो गई, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। टीम नंबर 2 बायो थीम। There's absolutely no polythene, any element which is non-degradable नहीं है कुछ भी। मैम नो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिकम्पोजेबल है एंड आफ्टर दैट डिकम्पोजिंग ये फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये वाटर सोल्यूबल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये फूड मटेरियल से बना है? कॉर्न स्टार्च वगैरह एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल। ओके। अगर वाकई आपका ये प्रोडक्ट जो आपने कमिट किया है उतना करके दिखा देता है, मुझे लगता है आप दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे। तीसरी टीम ग्रेट एडवर्ड्स। ये सारा डिजाइन आप अभी फोन पे कर रहे हैं? यस, हम दोनों के पास पेरेंट्स के फोन है जो हमारे पास 2 घंटे के लिए अवेलेबल रहते हैं। अभी तक आपने कितने विजिटिंग कार्ड डिजाइन किए? सर हमारे ग्रुप में जितने भी बिजनेस ब्लास्टर के ग्रुप्स हैं तो अभी तक हमने उनके विजिटिंग कार्ड डिजाइन किए हैं। तो आपने वहीं बिजनेस ब्लास्टर में भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली? सर हमने उनके बिजनेस में ही अपना बिजनेस ढूंढ लिया। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को तैयार हो जाना चाहिए। स्टार्टअप्स की बहुत बड़ी फौज तैयार हो रही है दिल्ली के स्कूलों में। बिजनेस ब्लास्टर्स देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां 16 दिसंबर को देहरादून में होने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उत्तराखंड विजय सम्मान रैली को सफल बनाने के लिए हरिद्वार के कांग्रेसियों ने ताकत झोंक दी है। पार्टी ने सभी 11 विधानसभाओं में रैली पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया है।
लक्सर पर्यवेक्षक वीरेंद्र ठाकुर, झबरेड़ा पर्यवेक्षक आशीष सैनी, हरिद्वार ग्रामीण पर्यवेक्षक नासिर परवेज ने तीनों विधानसभाओं का दौरा कर रैली की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान पुराने कांग्रेसियों से सलाह मशविरा भी किया गया। पर्यवेक्षकों ने दावा किया है कि राहुल गांधी की रैली विशाल और अभूतपूर्व होगी। उन्होंने कहा, ये रैली जहां एक तरफ सैनिकों के समापन के रूप में मनाई जाएगी, वहीं इसके माध्यम से कांग्रेस द्वारा भाजपा के झूठ का पर्दाफाश किया जाएगा। साथ में सत्ता आ गई है, लेकिन अब लोग समझ रहे हैं कि निश्चित तौर पर 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए और राहुल जी की रैली को सफल बनाने के लिए ही हम यहाँ पर लक्सर में अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ में उपस्थित हैं। हरिद्वार में जनसंपर्क किया जा रहा है। जी, हरिद्वार में पूरी 11 की 11 विधानसभाओं में अलग अलग पर्यवेक्षक हैं, वो अपनी अपनी विधानसभाओं में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और इस रैली को ऐतिहासिक रैली बनाने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। खबर लक्सर से है, जहां एक युवक का कुछ युवकों ने उसे बेरहमी से पीटा और वहीं पहले से घात लगाकर खड़े मोहल्ले के ही 15 से 20 युवकों ने उसे घेर लिया और दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। साथ ही हमलावर युवकों ने पूरी घटना की वीडियो बनाई और फिर सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया। वहीं घटना के बाद पीड़ित युवक लापता बताया जा रहा है। एप्लीकेशन देने के लिए आए हैं। किस चीज की? मेरा लड़का रात इधर गया था बाजार में सामान लेने के लिए, उनके साथ मारपीट करी है। कौन कौन थे वो लोग जिन्होंने मारपीट की? वो तो मुझे पता नहीं कौन कौन है, कौन कौन नहीं। अबरार है, कोई अबरार है, स्मैक डीलर, वो स्मैक बेचता है वो। और ये दोनों मारपीट करी ना, रात से लड़का घर नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सरकार पुरजोर कोशिश में लगी है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क का पुनर्निर्माण किया जा रहा है और कहीं टल्लीकरण से सड़कों के गड्ढों को पाटा जा रहा है। लेकिन ठेकेदार अपनी हठ धर्मिता से बाज नहीं आ रहे हैं और सड़क कार्य में अनियमितताएं बरती जा रही हैं। आपको बता दें, काला ढूंगी ग्राम पंचायत गुलजारपुर बंकी में सड़क निर्माण के तहत 10,20,000 का बजट पारित हुआ है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि आगे रोड डाली जा रही और पीछे से उखड़ते हुए वो नजर आ रही, जिसका ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया है। गुलजारपुर बंकी में सड़क का निर्माण हो रहा है विधायक निधि से। ये 1 किलोमीटर सड़क स्वीकृत हुई है विधायक निधि से। इसमें 10 लाख रुपए का बजट है। ये ठेकेदार अपनी इसमें वो अनियमितता से काम कर रहा है, लीपापोती कर रहा है, खाली खाना पूर्ति के हिसाब से रोड बन रही है। हाँ। मैंने बार जे साहब से भी कहा है और अन्य आला अधिकारियों से भी कहा है कि रोड का बजट जितना है उतना ही करें काम। जितना 10 लाख में काम बन रही तो कम बनाए, ज्यादा मत बनाए, लेकिन बनाए अच्छी रोड, अच्छी बनाए। बड़ी मुश्किल से स्वीकृत हुई है रोड ये विधायक निधि द्वारा। हम 15-20 साल लग गए रोड को स्वीकृत होने में। और इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। कानपुर में ट्रिपल मर्डर से जुड़ी खबर है ये। हत्याकांड के आरोपी डॉक्टर का शव मिला। चकेरी के सिद्धनाथ घाट में यह शव मिला है। डॉक्टर ने पत्नी बच्चों की हत्या की थी। कानपुर में ट्रिपल मर्डर से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले एक डॉक्टर ने अपनी पत्नी और अपने बच्चों की हत्या की थी और उसके बाद से लगातार लापता था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और अब उसका जो शव है वो चकेरी के सिद्धनाथ घाट में मिला है। डॉक्टर डिप्रेशन का शिकार बताया जा रहा था शुरुआती जो जांच में, और अब हत्याकांड के आरोपी डॉक्टर का शव मिला है। चकेरी के सिद्धनाथ घाट में यह शव मिला है। डॉक्टर ने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या की थी। तो ट्रिपल मर्डर से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो आरोपी था ट्रिपल मर्डर का, उसका शव कानपुर के सिद्धनाथ घाट में
बरामद हुआ है। अभी कुछ ही दिनों पहले ट्रिपल मर्डर जो है वो सामने आया था और ट्रिपल मर्डर केस में जो आरोपी था डॉक्टर, वो लगातार लापता था। उसे पुलिस ढूंढने का प्रयास कर रही थी और अब जाकर उसका जो शव है वो कानपुर के सिद्धनाथ घाट में बरामद किया गया है। तो आरोपी डॉक्टर, जिस पर आरोप था ट्रिपल मर्डर का, और यह भी कहा जा रहा था डॉक्टर डिप्रेशन में चल रहा है, और अब उसका जो शव है वो बरामद हो गया है। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ सुनील गुप्ता जुड़ गए हैं। सुनील जी, जो आरोपी डॉक्टर था उसका शव बरामद कर लिया गया है, जो हत्या की गुत्थी थी वो कहीं ना कहीं अभी भी अधूरी है, हम ये माने, या फिर ये माने जो ट्रिपल मर्डर केस हुआ है उसमें डॉक्टर ही आरोपी था? देखिए, जिस तरीके से जो तमाम सारे वहां पर जो फॉरेंसिक टीम गई थी, उस दौरान जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली थी उसके बाद टीम मौके पर पहुंची थी, उसने पड़ताल की थी और वहां पर जो कप में रखा हुआ नशीला पाउडर मिला था उसके बारे में भी टीम ने पड़ताल की थी। वो डॉक्टर ने ही अपने एक हॉस्पिटल में काम करने वाले एक कर्मचारी से मंगवाया था। उन सब चीजों की पुष्टि होने के बाद से उस तत्काल अधिकारियों ने निर्णय ले लिया था कि ये जो पूरा हत्याकांड हुआ है वो डॉक्टर ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। लेकिन जो उनका शव नहीं मिल पा रहा था वो एक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि लगातार वहां पर दिखाई पड़ रहा था सीसीटीवी फुटेज में कि डॉक्टर अटल घाट पर जाते हुए नजर आए लेकिन वापस नजर नहीं आए। लेकिन अभी तक ये तमाम सारे जो डॉक्टर थे और जो अधिकारी थे उनसे लगातार पूछताछ भी चल रही थी, लेकिन जब जो पुलिस की टीम है उसने ये निर्णय ले लिया था कि कहीं ना कहीं जो डॉक्टर है वो अटल घाट पर जाने के बाद उसने गंगा में छलांग लगा करके आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी डेड बॉडी ना मिलना, बिल्कुल डेड बॉडी ना मिलने की वजह से कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमसे जुड़ने के लिए। तो कानपुर से आपको बता रहे हैं खबर, ट्रिपल मर्डर केस के जो आरोपी डॉक्टर है उसका शव कानपुर के सिद्धनाथ घाट से बरामद किया गया है। और उत्तराखंड की खबरों फिलहाल के लिए इतने ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।